हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ भारत का संवैधानिक इतिहास बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करना शुरू किया था और उसी के क्रम में आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा, इसका रीज़न भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे ब्रिटेन में 1599 में कुछ व्यापारियों ने एक संगठन बनाया और फिर वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने कैसे एक कंपनी बनाने का एकाधिकार प्रपत्र जारी किया और भारत में एक ब्रिटिश कंपनी व्यापार के एकाधिकार के साथ आई। फ्रेंड्स, व्यापार का एकाधिकार मतलब कि वो एक अकेली ही ऐसी कंपनी होगी जो यूरोप के पूर्वी देशों यानी कि भारत, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ व्यापार करेगी, या भारत के अड़ोसी पड़ोसी जो देश से उन सभी में केवल वही एक कंपनी व्यापार करेगी। फिर उस कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार की छूट दी गई, जिससे वे कंपनी की ओर ध्यान न देकर अपने निजी व्यापार में संलग्न रहे और ब्रिटेन में धनी होकर पहुंचने लगे और ब्रिटेन की संसद पर भी अपना दबाव बढ़ाने लगे। फिर उसी को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन सरकार एक अधिनियम लाना चाहती थी और कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से कर्ज भी मांग लिया। इसके साथ ही कंपनी पर नियंत्रण करने का ब्रिटेन सरकार को मौका भी मिल गया और ब्रिटेन सरकार ने कंपनी को कर्ज देना तो मंजूर किया, लेकिन इसके बदले में उसने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और ब्रिटेन सरकार ने जो नियंत्रण स्थापित किया उसके संबंध में जो नियम जारी किए गए उन्हें ही हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन अधिनियम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने जो कर्ज मांगा था ब्रिटेन सरकार से वो मांगा था 10 लाख पाउंड का और ब्रिटेन सरकार ने कंपनी को 14 लाख पाउंड रुपए दिए थे। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आ तो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिनको दूर करने के लिए 1781 का बंदोबस्ती कानून लाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किया गया और उनके अधिकार क्षेत्र को बताया गया। साथ ही न्यायालय को यह भी सलाह दी गई कि जो भारत का न्याय है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक और परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद जो कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको न्यायालय से दूर रखा गया। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी आज के लेक्चर की सीरीज आएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ये क्यों लाया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा सेटलमेंट एक्ट 1781 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और चूंकि ये ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स ने पेश किया था, इसी कारण इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पड़ा। फ्रेंड्स, 1873 में विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और इन्हीं के कहने पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानी गई। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1783 में विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के कहने पर फोक्स तथा डुडास नाम के व्यक्तियों ने फोक्स तथा डुडास नाम के व्यक्तियों ने एक रिपोर्ट तैयार की और इसके बाद जनवरी 1784 में एक बिल पेश किया गया, परंतु ये बिल पारित नहीं हो सका। फ्रेंड्स, देखिए, पहले जनवरी में ये बिल पेश किया गया और ये पारित नहीं हो सका। फिर इसके बाद फिर से जुलाई 84 में यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और वहाँ से यह पास हो गया। उसके बाद अगस्त 1784 में ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ। फ्रेंड्स, ये हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, ये भारतीय संसद की तरह जैसे हमारी संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। इसके पश्चात जब यह एक्ट बनकर तैयार हुआ तब हम इसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जो एक्ट पिट्स नाम के प्रधानमंत्री ने, जो विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ब्रिटिश संसद में डुडास और फोक्स नाम के व्यक्तियों के रिपोर्ट पर प्रस्तुत किया था, उसे ही हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट से कंपनी की जो कार्य प्रणाली है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई थी और इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए अब उनके बारे में जान लेते हैं। इस
अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री पिट्स ने दोहरे शासन नियंत्रण की व्यवस्था की। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, फिर से द्वैध शासन के बारे में बताया गया है कि जो कंपनी की शासन व्यवस्था थी उसको दोहरे शासन अधिनियम से लाया गया, जिसमें राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया। देखते हैं कि व्यापारिक कार्य किसे मिले और राजनीतिक कार्य किसे मिले। फ्रेंड्स, कंपनी के व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के पास ही रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये कंपनी के लिए नियम और बनाने वाले थे और कैसे कंपनी का संचालन किया जाए ये बताने वाले थे। तो जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे वो इन्हीं के अधीन रहे, जबकि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए 6 कमिश्नरों का एक नया बोर्ड बनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि जो 6 कमिश्नरों का नया बोर्ड बनाया गया था, इसका क्या नाम था? इसे हम नियंत्रक बोर्ड के नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अनुसार हुई थी, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार हुई थी और इसमें 6 सदस्य थे। और इसका कार्य क्या था? यह भारत में कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में अधिकृत ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया, अर्थात जो क्षेत्र ब्रिटेन कंपनी के अधिकार में आते थे उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी के भारत अधिकृत क्षेत्र है उनको ब्रिटिश क्राउन अधिकृत क्षेत्र कहा जाने लगा। फ्रेंड्स, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार जो कंपनी के अधिकृत क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश क्राउन अधिकृत क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट क्या प्रावधान किया गया था? अच्छा, इसके पहले हम नियंत्रण बोर्ड की संरचना को देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सदस्य थे और क्या क्या थे। नियंत्रण बोर्ड 6 सदस्यों का एक निकाय था। कितने सदस्य थे इसमें? 6 सदस्य थे और जिसका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। फ्रेंड्स, इसका वेतन पहले तो ब्रिटिश संसद द्वारा ही दिया जाता था या ब्रिटिश कोष से ही दिया जाता था, लेकिन 1793 में जो एक एक्ट फिर से आएगा उससे यह प्रावधान किया गया कि इनका भी और जो अन्य ब्रिटिश अधिकारी हैं उनका वेतन भी भारत के कोष से दिया जाएगा और ये प्रथा 1919 तक चलती रही थी। ये 6 सदस्य कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे। इन 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन के राज्य सचिव। पेपर में पूछ लेता है फ्रेंड्स ये प्रश्न कि जो नियंत्रण बोर्ड था उनमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। तो उनमें कौन कौन सदस्य थे? एक तो ब्रिटेन के राज्य सचिव, दूसरे ब्रिटेन के वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री, जिन्हें वहाँ पर चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना जाता था, और 4 अन्य सदस्य प्रिवी काउंसिल से थे और इन्हें ब्रिटेन सम्राट द्वारा नियुक्त और हटाया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं नियंत्रण बोर्ड के कार्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य कंपनी के सैनिक, असैनिक व्यवस्था, प्रशासनिक और राजस्व संबंधी निर्देश देना और उनकी जांच करना था। फ्रेंड्स, अभी भी आप देखेंगे कि ये इनकी जांच करता था, इनको निर्देश देता था, लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल या फिर ऐसा कहना कि बिल्कुल ही आप लोग हमारी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, ऐसा भी प्रावधान नहीं था। यानी कि स्ट्रिक्टली इनके नियम कंपनी पर लागू नहीं किए जा सकते थे। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले 4 सदस्य होते थे और वो गवर्नर जनरल के विरुद्ध भी कार्य कर सकते थे, यानी कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नर जो है उसको वीटो अधिकार प्राप्त नहीं था। और अब इनकी सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इनमें से एक सेनापति चीफ ऑफ कमांडर भी था और गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी प्राप्त हो गया, अर्थात किसी भी विषय पर अगर गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं है तो वो उस पर साफ तौर पर मना भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रावधान क्या किया गया कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर हैं उनको पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले आप देखेंगे कि उन्हें आपातकालीन स्थितियों में स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो स्वयं विवेक के निर्णय के आधार पर हमेशा छोटी मोटी परिस्थितियों को भी आपातकालीन बनाकर अपने निर्णय लागू कर लेते थे, और इसी को ख़त्म करने के लिए बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स को पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। परंतु इन्हें हटाने का अधिकार गवर्नर जनरल को नहीं था।
इन्हें हटाने का अधिकार या वापस बुलाने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार के पास था। नेक्स्ट क्या प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल है और प्रांतीय गवर्नर्स हैं वो बिना सरकार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना देसी राजाओं से संघर्ष या संधि नहीं करेंगे और ना ही देसी राजाओं को किसी प्रकार की सहायता का आश्वासन देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे वो भारतीय राजाओं को आपस में संघर्ष करवाते थे और फिर उनसे संधि कर लिया करते थे और उनके राज्यों में उन्हीं के खर्च पर अपनी सेनाएं भी रखते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि वो लोग जो गवर्नर जनरल हैं और जो प्रांतीय गवर्नर हैं वो ब्रिटेन सरकार या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के बिना देसी राजाओं से संघर्ष या संधि नहीं करेंगे, ना ही देसी राजाओं को किसी प्रकार की सहायता का आश्वासन देंगे। हालांकि यह प्रावधान किया गया, लेकिन फिर भी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर ब्रिटेन सरकार ने या ब्रिटेन कंपनी ने अधिकार कर लिया था और जो बाद में 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो संचालक मंडल होता है, जो कंपनी का संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किए जाने वाले पत्र एवं आज्ञाएं तथा संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले प्रपत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक होता था और नियंत्रण बोर्ड इनमें तब्दीली भी कर सकता था। मतलब जो संचालक मंडल जो नियम कंपनी के लिए बनाकर भारत भेज रहा था और भारत से जो रिपोर्ट संचालक मंडल के पास जा रही थी उन पर भी नियंत्रण बोर्ड का नियंत्रण था और नियंत्रक बोर्ड को अगर लगे कि इसमें कुछ प्रावधान सही नहीं है वो उनमें बदलाव भी कर सकता था। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया वो था, हालांकि कंपनी के संचालन और नियुक्तियां करने का अधिकार अभी भी संचालक मंडल के पास था, परंतु इन नियुक्तियों को हटाने का अधिकार संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं था। फ्रेंड्स, जो कंपनी में नियुक्तियां होती थी उनको अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे, लेकिन उनको हटा नहीं सकते थे। उनको हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा ही इनको हटाया जा सकता था। इस एक्ट के माध्यम से स्वामी मंडल जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स थे जिन्होंने कंपनी में अपनी पूंजी लगाई थी वे संचालक मंडल के कार्यों में दखल नहीं कर सकते थे। उनको बस उनकी पूंजी के बदले वितरण का प्रावधान किया गया, मतलब आपने पूंजी लगाई है और उसके बदले में आपको लाभांश मिल जाएगा, परंतु आप जो कंपनी की संचालन व्यवस्था है उसमें अब दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस प्रकार सिर्फ जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उनको अपनी धन का लाभांश प्राप्त होने लगा। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन में उनकी सुनवाई के लिए एक अलग से न्यायालय स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी अवैध रूप से या कानूनी रूप से गलत काम करते थे उनकी सुनवाई भारत में नहीं होती थी, उनको ब्रिटेन सरकार वापस बुला लेती थी और वहीं पर उनके जो मुकदमे थे वो चलाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर कोई इसके लिए पृथक निकाय नहीं था। तो इस एक्ट के माध्यम से वहाँ पर उनके लिए अलग से एक न्यायालय भी स्थापित किया गया। इस प्रकार हमने पिट्स इंडिया एक्ट के सभी प्रावधानों को देख लिया है और इसमें जो प्रावधान किए गए थे उनसे भारत की संरचना जो है वो पूर्ण रूप से बदल गई थी। अब हम इस एक्ट को समराइज भी थोड़ा सा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद भारत के शासन पर अधिकाधिक अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, जबकि इसके विपरीत कंपनी ब्रिटिश सरकार को कम से कम अधिकार देना चाहती थी। फ्रेंड्स, यहाँ भी जो ब्रिटिश सरकार थी और जो कंपनी थी उसके बीच में थोड़ा सा संघर्ष था। वो क्या था संघर्ष कि जो ब्रिटिश संसद है या ब्रिटिश सरकार है वो कंपनी पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी और जबकि जो कंपनी के अधिकारी हैं, जो संचालक मंडल है, प्रोप्राइटर्स हैं, वो सभी ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वह कंपनी पर कम से कम अपना नियंत्रण स्थापित करे और वो अपने कार्यों को अपने अनुसार करे। वो तो बस यही चाहेंगे ना कि कंपनी ने हमें कर्ज दिया है, कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कर्ज दिया है और उस कर्ज का हम धीरे धीरे लौटा देंगे, उसका ब्याज दे देते हैं बस, क्योंकि उन्हें तो भारत पर अपना राजनीतिक अधिकार बनाना था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है वो अन्य यूरोपीय शक्तियों के डर से ऐसा चाहती थी कि जो कंपनी है उस पर अपना अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। अतः प्रधानमंत्री पिट ने प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों संबंधी समस्या का समाधान किया और परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ये जो परस्पर विरोधी हित थे उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री पिट्स ने प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और यही जो एक्ट बना उसे ही हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से जो प्रशासनिक ढांचा बनकर तैयार हुआ
वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वह कुछ संशोधनों के साथ 1858 तक चलता रहा। फ्रेंड्स, अब कंपनी के जो नियम थे वो ऐसे बट गए थे कि जो कंपनी है वो कंपनी एक व्यापारिक कार्य करेगी। हालांकि अधिकारी वही होते थे, लेकिन फिर भी उनके कार्य अलग से बट गए थे कि जो कंपनी के व्यापारिक कार्य हैं वो अलग लोग करेंगे और जो वहाँ के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा। तो इस वीडियो में हमने पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे और जो कॉर्नवालिस का कोड लागू हुआ था और जो कॉर्नवालिस ने भारत आने के लिए सरकार के पास शर्तें रखी थी उनके बारे में जानेंगे। हालांकि वो लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है, तो उसी के साथ में हम 1793 के एक्ट को जोड़कर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उस समय तक कंपनी का जो 20 वर्षों का एक अधिकार है वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।